सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य। राष्ट्रपति की शक्तियों को हम दो भागों में बांट कर देखते हैं, सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। आज हम सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां निम्नलिखित है। कार्यकारी शक्तियां यानी जो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां है राष्ट्रपति की, उसे कार्यकारी शक्तियां कहा जाता है। जो व्यवस्थापिका से संबंधित शक्तियां हैं वो विधायी शक्तियां कहलाएंगी। और फाइनेंशियल से संबंधित जो शक्तियां हैं वो वित्तीय शक्तियां हैं। न्यायपालिका से संबंधित जो शक्ति है वो न्यायिक शक्तियां। और डिप्लोमेटिक पावर्स यानी कूटनीतिक शक्तियां। और सैन्य क्षेत्र में जो शक्तियां हैं मिलिट्री पावर, वो सैन्य शक्तियां कहलाती है। सबसे पहले हम कार्यकारी शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपनी अधीनस्थ जो अधिकारी है उनके सहयोग से करेगा। यह आर्टिकल 53 में उल्लेखित है। लेकिन आगे जाकर के आर्टिकल जो 74 है उसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति जो भी कार्य करेगा, यहाँ तो ये कह दिया कि स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा, लेकिन वहाँ ये कहा मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि राष्ट्रपति उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात चाहे बिना संशोधन के वह सलाह वापस भेजी जाती है तो राष्ट्रपति को उसे मानना पड़ेगा। आर्टिकल जो 77 है उसमें उल्लेखित है कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का होगा, औपचारिक होता है। सारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही निहित है। हम ये पढ़ रहे हैं शक्तियाँ, तब हमें यही लगेगा कि राष्ट्रपति को इतनी शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन वास्तविक रूप में राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं, वह मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है और उसका प्रधानमंत्री होता है। तो वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा आर्टिकल 75 के अनुसार। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करेगा, यानी जो संसद के लोक सभा में जो बहुमत दल का नेता है उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा। आर्टिकल 76 के अनुसार मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा। महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है, सबसे बड़ा वकील माना जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बना रहता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वह पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति मीन्स प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद की सलाह पर भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है आर्टिकल 148 के अनुसार। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का काम है एक तरह से भारत के जो वित्त का संरक्षक होता है। ये राष्ट्रपति को आर्टिकल 78 के तहत जो भी प्रशासन से संबंधित विधायी कार्यों से संबंधित सूचना वो जो चाहेगा उसे प्राप्त करने का अधिकार है प्रधानमंत्री से। आर्टिकल 155 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यों में जो राज्य के जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है, जैसे कि केंद्र में संवैधानिक अध्यक्ष है राष्ट्रपति, उन्हीं के समकक्ष राज्यों में राज्यपाल होता है। राज्यों में राज्यपाल नाम मात्र का होता है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही राज्यपाल पद पर बने रहते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति की कृपा रहेगी। राष्ट्रपति मतलब यानी मंत्री परिषद प्रधानमंत्री की कृपा रहेगी। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर उपराज्यपाल वो प्रशासकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है आर्टिकल 316 के तहत, यानी 316 के तहत।
निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन में जो 3 सदस्य आयोग है अभी इस समय, यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं। अन्य तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है आर्टिकल 324 के तहत। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य जो अदर बैकवर्ड क्लास यानी पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह केंद्र व राज्यों तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है आर्टिकल 163 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद का काम है कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग समन्वय कायम करना। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ हैं। आगे हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है आर्टिकल 79 में यह उल्लेखित है। अभिन्न अंग का मतलब है यानी संसद किस किस से मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। या इसे अब इन्हें अभी राष्ट्रपति को अभिन्न अंग इसलिए कहा गया क्योंकि संसद का काम होता है कानून बनाना और दोनों सदन मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन पहले कानून का विधेयक के रूप में होता है और वो विधेयक जब ही कानून बनेगा जब दोनों सदनों से पारित होने के बाद उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और तब वह अधिनियम कहलाएगा। उससे पहले वह विधेयक कहलाता है। यानी कानून का प्रस्तावित रूप तो विधेयक होता है, लेकिन जब दोनों सदनों से पास हो जाए लोकसभा और राज्यसभा से और उसके पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वह कानून बनता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं आर्टिकल 81 के अनुसार, 81 के अनुसार। राष्ट्रपति जो 12 सदस्य नॉमिनेट करता है वो किसको करता है? यानी साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है 12 सदस्य। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस यानी आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को भी मनोनीत किया जाता है आर्टिकल 331 के अनुसार, लेकिन अभी से इनकी संख्या नहीं होने के कारण समाप्त कर दिया गया है। आंग्ल भारतीय से तात्पर्य यह है कि पहले हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, तो कहीं ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीय महिलाओं से शादी की, कहीं भारतीय महिलाएं थी जिन्होंने अंग्रेज से, तो यानी एक अंग्रेज और एक भारतीय हो। तो जब बाद में देश आज़ाद हुआ तो वो लोग यहीं बस गए। तो कहीं ये ऐसा लगा कि उनकी संख्या कम होने के कारण उन्हें ऐसा ना लगे कि संसद में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसलिए 2 सदस्य मनोनीत करने की एंग्लो इंडियंस की व्यवस्था की गई। हर लोकसभा चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र यानी जब नई लोकसभा गठित होती है तो जो उसका प्रथम सत्र होता है वो, और हर साल जब प्रथम सत्र शुरू होता है उसके आरंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है, यानी एड्रेस करता है, दोनों सदनों को संबोधित करता है। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, आहूत करता है, सत्र को अवसान भी वही करता है, समाप्त। और लोकसभा को समय से पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा विघटित की जा सकती है, भंग की जा सकती है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करेगा। लेकिन किसी भी विधेयक को लेकर दोनों सदनों में अगर कोई गतिरोध हो जाता है, मतभेद हो जाता है साधारण विधेयक को लेकर के, लेकिन यह ध्यान रखना है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और यह आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। आइए अब ये भी देखते हैं, हम जानेंगे कि अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहली बार 1961 में दहेज निरोधक विधेयक को लेकर के नेहरू जी के समय पर संयुक्त बैठक बुलाई गई। उसके पश्चात 1978 में जब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी तब बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक को लेकर के बुलाई गई, और 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी
तब पोटा जो कानून था आतंकवाद निरोधक विधेयक को लेकर के संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाया गया। तो अब तक यानी संयुक्त अधिवेशन कितनी बार आयोजित किया गया है? तो 3 बार है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। यानी कोई हमने ये देखा कि संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को उस पर अधिकार है कि यानी उसकी जो वीटो शक्ति है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक पूर्ण वीटो, आत्यंतिक वीटो भी कहते हैं, और दूसरी निलंबनकारी वीटो, और तीसरी पॉकेट वीटो। यानी आत्यंतिक वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति उस पर को मतलब पूरी तरह से पूर्ण रूप से मना कर दे कि उस विधेयक पर स्वीकृति प्रदान ना करे। निलंबनकारी वीटो यानी राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि पुनर्विचार के पश्चात यदि राष्ट्रपति को बिना उसमें संशोधन के वापस से भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी होती है। और पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि ना तो स्वीकृति प्रदान करे और ना ही अस्वीकृति प्रदान करे, और वो राष्ट्रपति की एक तरह से जेब में पड़ा होना, यानी जेब उस पर ना तो हाँ और ना ही ना। तो 1985 में ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे। उस समय डाकघर विधेयक को लेकर के तब पहली बार पॉकेट वीटो का शक्ति का प्रयोग किया गया था, और ये विधेयक डाकघर विधेयक इससे संबंधित था कि जो डाकिया था उसको ये अधिकार दिया गया था उसमें कि जो पार्सल होंगे, जो डाक होगी, उसको खोल सकता है। तो ये तो एक तरह से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन था, निजता के अधिकार का हनन था। तो इसलिए ये आज भी राष्ट्रपति की जेब में ही है। आर्टिकल 123 यानी 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यानी यदि संसद के दोनों सदन या एक सदन सत्र में ना हो, यानी संसद का सत्र ना चल रहा हो, और ऐसे देश में ऐसी आवश्यकता पड़ गई हो कि तुरंत कानून की आवश्यकता पड़ गई हो, तो उस टाइम राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अस्थायी कानून होता है, इसका वही प्रभाव होता है जो कि संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। लेकिन जब संसद का सत्र प्रारंभ हो जाएगा तो उस जो अध्यादेश है उसको उस सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर वहाँ से पारित होना अनिवार्य है। अगर वो पारित हो जाता है तो वो स्थायी कानून का रूप धारण कर लेता है, और अगर 6 सप्ताह यानी 42 दिन तो अगर वो पारित नहीं होता है तो वह बाद में समाप्त हो जाएगा। तो ये एक अस्थायी व्यवस्था की है कानून बनाने की कि अगर, क्योंकि कानून जब ही बनता है जब संसद का सत्र चल रहा हो, और हम जानते हैं कि 3 बार सत्र का आयोजन 3 सत्र होते हैं, एक बजटकालीन सत्र, और दूसरा मानसून सत्र जो कि अभी चल रहा है, और तीसरा है शीतकालीन सत्र। तो इन सत्र के दौरान ही संसद कानून बनाती है। तो सत्र नहीं चल रहे हो तो उस समय क्या किया जाए, तो ये एक अस्थायी व्यवस्था की गई है। आगे हम राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। यानी धन विधेयक को जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक लोकसभा में नहीं रखा जा सकता। राष्ट्रपति जो केंद्रीय बजट है यानी वार्षिक वित्तीय विवरण है उसको संसद के समक्ष रखता है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती, और भारत की जो आकस्मिक निधि है उससे जो पैसा है खर्च की अनुमति, पैसा निकालने की अनुमति, खर्च की अनुमति राष्ट्रपति प्रदान करता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना आकस्मिक निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता। केंद्र और राज्यों के मध्य जो राजस्व है, जो वित्त है, धन है के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 साल में राष्ट्रपति के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है।
राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, न्यायपालिका से संबंधित जो शक्तियाँ हैं वो न्यायिक शक्तियाँ कहलाएंगी। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट की जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करता है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कोलिजियम की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट के जजेज की नियुक्ति की जाती है, और हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। वह सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति को यह अधिकार है आर्टिकल 143 के तहत कि वह सुप्रीम कोर्ट से विधि से संबंधित, संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई किसी भी तरह का मामला है तो उस पर सलाह ले सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय को भी अधिकार है कि वह सलाह दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। राष्ट्रपति भी जो सलाह दी जाएगी उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है कि वो मान भी सकते हैं और नहीं भी माने, तो दोनों ही स्वतंत्र है। किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, मतलब जो किसी भी अपराधी को जो न्यायपालिका के द्वारा दंड दिया जाता है उस दंडादेश को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकता है राष्ट्रपति। यहाँ तक कि जो मृत्यु दंड है उसको स्थगित कर सकता है, उसमें राहत प्रदान कर सकता है और पूर्ण रूप से समाधान में भी माफ़ी प्रदान कर सकता है। राष्ट्रपति की कूटनीतिक डिप्लोमेटिक पावर यानी कूटनीतिक शक्तियाँ, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौते होते हैं यानी एक देश के दूसरे देश के साथ, तो वो सारे राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है, और वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वह मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है राष्ट्रपति। और जो राजदूत है यानी भारत के राजदूत, वह उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति की सैन्य मिलिट्री पावर यानी सैन्य शक्तियाँ, वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति माना जाता है। वह तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करता है, यानी थल सेना, जल सेना और वायु सेना के जो प्रमुख है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। देश में युद्ध के प्रारंभ होने की और युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, किंतु वह संसद की अनुमति के अनुसार ही ऐसा कर सकता है। थैंक यू सो मच। क्या खाया? देखती हूँ मैं क्या वीडियो मेरा बना भी। क्या खाया? आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति कर्तव्य। वीडियो ज़्यादा जल्दी है मैं। क्या खाया? ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट करता है और किस पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और राष्ट्रपति की पदावधि व राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैंने तो वो तो डिलीट कर, कहाँ गया फिर, मेरा आया ही नहीं।